नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की ऐतिहासिक यात्रा पर चलने वाले हैं। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब हमारा समाज सिर्फ कहावतों, पुरानी परंपराओं और गांव के अपने नियमों से चलता था। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन फिर ये सारी मौखिक बातें, ये कुलों की संरचनाएं हमेशा हमेशा के लिए पक्के सरकारी रिकॉर्ड्स में कैसे बदल गईं? बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बात करेंगे मराठा काल की और प्रशासन की शुरुआत की। फिर देखेंगे ब्रिटिश राज में लिखित रिकॉर्ड्स कैसे बने। उसके बाद मिर्चा से मिर्जा तक नाम कैसे बदला। और आखिर में बात करेंगे 1872 के उस दस्तावेज की जो इस पूरे इतिहास का सबसे ठोस सबूत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, मिर्था काल, जहां से असल में प्रशासन की शुरुआत हुई थी। अब इस पूरे बदलाव को ना ऐसे समझिए, शुरुआत में समाज पूरी तरह से अपनी स्थानीय परंपराओं और कुलों के हिसाब से मजे में चल रहा था। फिर मध्य भारत में एंट्री होती है नागपुर के भोंसले शासकों की, और यहीं से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है। पहली बार आम लोगों का सामना एक ऐसे सिस्टम से हुआ जहां कुछ कायदे कानून तय किए जा रहे थे। और इसके बाद जब ब्रिटिश काल आया, तब तो हर एक छोटी बड़ी चीज पक्के लिखित रिकॉर्ड में बदल गई। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हमें समझनी होगी। मराठा शासन ने आकर कोई नया समाज नहीं खड़ा कर दिया था। उन्होंने बस जो पहले से मौजूद था ना, उसे व्यवस्थित किया। जमीन नापना, खेतों की बाउंड्री बनाना, काम बांटना, इस नए प्रशासनिक ढांचे ने हमारे पहले से चले आ रहे कुलों को सिर्फ एक नया और स्पष्ट आकार दिया। समाज तो वही था, प्रशासन ने बस उसे एक ऐसे सिस्टम में ढाल दिया जिसे आसानी से मापा और समझा जा सके। और इसी से जुड़ी सोर्स की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, प्रशासन बदल सकता है लेकिन परंपरा नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात है ना। मराठाओं ने जमीनों के रिकॉर्ड भले ही बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जो हमारे कुल देवता, कुल देवी और गोत्र जैसी गहरी परंपराएं थीं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी हमारे घरों में जो त्रिशूल स्थापित हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो इसी बात का सबूत है कि बाहर का सिस्टम भले ही बदल गया हो, लेकिन समाज की जो असली आत्मा थी वो वैसी ही रही। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रिटिश काल, जहां से लिखित रिकॉर्ड्स का असली खेल शुरू होता है। यहां से ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पहचान अब सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं रही, वो सरकारी कागजों की स्याही में हमेशा के लिए कैद होने लगी। अब आप यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ खुद समाज का अपना नजरिया था जो कुल और गोत्र जैसी गहरी जड़ों से जुड़ा था, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। उनका नजरिया बिल्कुल सीधा था। उन्हें गोत्र वोत्र से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके काम यानी पेशे के हिसाब से बांट दिया। उन्होंने जो काम करते देखा उसी को पहचान मान लिया, और इस एक चीज ने इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो हमारी एक बहुत ही सहज क्लैन आइडेंटिटी यानी कुलों की पहचान थी, वो धीरे धीरे एक बेहद कठोर कास्ट आइडेंटिटी यानी जाति में बदल गई। सेंट्रल प्रोविंसेस गेजेटियर्स और 1901 की जो जनगणना हुई थी, ऐसे रिकॉर्ड्स ने इस गलतफहमी को कागजों पर एकदम पक्का कर दिया। जो मौखिक परंपराएं पहले समय के साथ बड़ी आसानी से बहती थीं, उन्हें अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर दर्ज करके एक ऐसे सांचे में फिट कर दिया जो कभी बदला ही नहीं जा सकता था। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक असल नाम के उदाहरण से समझते हैं, मिर्चा से मिर्जा तक का सफर। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई बार लोग मिर्झा और मिर्जा को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है हमारा शब्द मिर्झा, जो पूरी तरह से लोकल है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी इसी जमीन, गोत्र और वंशावली से है। और दूसरी तरफ है मिर्जा, जो असल में एक फारसी शब्द है जिसका मुगल काल और वहां के राजवंशों से लेना देना है। ये सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनकी जड़ें और इनका इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। अब देखिए कि भाषा कैसे खेल करती है। ये एक नेचुरल बदलाव था। शब्द शुरू हुआ मरिच से, फिर आम बोलचाल में ढलकर बना मिर्च, उसके बाद गांव की भाषा में ये बन गया मिर्चा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ब्रिटिश काल में कोई सरकारी क्लर्क इस बोले जाने वाले शब्द को कागज पर लिखता है। उसने जो सुना और जिस तरह से लिखा, उस उच्चारण के अंतर की वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए मिर्जा के रूप में रिकॉर्ड हो गया। मतलब ये सिर्फ एक नाम का सफर नहीं है, बल्कि एक शब्द के मौखिक से लिखित होने की पूरी कहानी है। आज अगर आप देखें तो सरकारी कागजों पर आपको कई अलग अलग सरनेम मिल जाएंगे, जैसे मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल या खरे।
लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सरनेम अलग होने के बावजूद इन सभी शाखाओं की सामाजिक संरचना, शादियों के नियम और यहाँ तक कि इनके कुल देवता भी बिल्कुल एक समान है। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि नाम भले ही अलग अलग दिशाओं में चले गए हों, कागजों पर अलग लिखे गए हों, लेकिन इनकी जड़ और इनकी वंशावली असल में एक ही है। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, 1872 का वो ऐतिहासिक दस्तावेज। इस कागज की अहमियत को ऐसे समझिए, 1872 के इस दस्तावेज ने अचानक से किसी को जमीन के अधिकार बांटे नहीं थे, बल्कि इसने सिर्फ उन अधिकारों को दर्ज किया था जो वहां पहले से ही मौजूद थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस समुदाय के जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के किसी भी रिकॉर्ड के बनने से बहुत बहुत पहले से इस जमीन से गहराई से जुड़े हुए थे। प्रशासन ने तो सिर्फ उस सच्चाई को कागज पर उतारा जो इस जमीन पर सदियों से सीना ताने खड़ी थी। और बिल्कुल यही वजह है कि ऐसे दस्तावेजों को हम विरासत कहते हैं। 1872 का ये दस्तावेज सिर्फ एक पुराना कागज नहीं है यार, ये एक टाइम मशीन की तरह है। एक ऐसा पुल है जो हमारे आज को हमारे अतीत से जोड़ता है। ये साबित करता है कि हमारी जो आज की पहचान है ना, वो कोई हवा में बनी कहानी नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक आधार है। और जब आपकी परंपरा को एक बार दस्तावेज का साथ मिल जाए तो फिर उस सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये इतिहास, ये पुराने दस्तावेज ही खो गए तो सदियों से चली आ रही इस पहचान का क्या होगा? ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स सिर्फ धूल खाती फाइलें नहीं हैं, ये हमारी जड़ों के रक्षक हैं। इन्हें समझना और सहेज कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा इतिहास और हमारी पहचान आने वाले कल में कभी कमजोर ना पड़े। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में बेहद दिलचस्प है। ये एक तरह की हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी है जो हमें मध्य भारत के घने जंगलों, हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों और ब्रिटिश काल के दस्तावेजों के सफर पर ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं मिर्चा गोत्र की असली जड़ों और व्यापक मेहर समुदाय के ऐतिहासिक सफर की। ये देखना वाकई रोमांचक है कि एक नाम अपने अंदर सदियों का इतिहास कैसे समेटे रहता है। तो चलिए साक्ष्यों पर आधारित इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे आम गलतफहमी को चुनौती देते हैं जो इस गोत्र के नाम के साथ जुड़ी है। जब भी हम मिर्चा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हमारी रसोई वाली तीखी लाल मिर्च की तस्वीर आती है ना? अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि इस वंश का नाम इसी लाल मिर्च से पड़ा है, लेकिन क्या ऐतिहासिक रूप से इसका कोई तुक बनता है? बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास हमें एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली कहानी सुनाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है समय का ये भारी अंतर। जरा सोचिए, लाल मिर्च तो केवल 500 साल पहले ही अमेरिका से भारत आई थी। वहीं दूसरी ओर पिपली, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है, भारत की एक बेहद प्राचीन वनस्पति है। इसका उपयोग हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। तो लॉजिक यही कहता है कि कोई प्राचीन गोत्र अपना नाम किसी ऐसी चीज पर कैसे रख सकता है जो उस वक्त भारत में मौजूद ही नहीं थी। यहीं से ये साबित हो जाता है कि मिर्चा गोत्र का असली संबंध आधुनिक लाल मिर्च से नहीं बल्कि प्राचीन पिपली यानी संस्कृत के मरिच से है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा हमारे प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालते हैं। पिपली का ऐतिहासिक और आयुर्वेदिक महत्व सच में चौंका देने वाला है। लगभग 2000 साल पुरानी चरक संहिता को ही ले लीजिए, उसमें इसे जीवन शक्ति बढ़ाने वाली एक प्रमुख औषधि बताया गया है। सुश्रुत संहिता में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना गया है, और अष्टांग हृदयम में ये त्रिकटु नामक बेहद प्रसिद्ध औषधि का एक मुख्य हिस्सा है। अब आप ही बताइए, इतने बड़े औषधीय और जीवनदायी महत्व वाली जड़ी बूटी को कोई भी प्राचीन मध्य भारतीय कुल अपनी पहचान और नाम के रूप में गर्व से क्यों नहीं अपनाना चाहेगा? और बात सिर्फ स्थानीय जड़ी बूटी तक सीमित नहीं थी। लाल मिर्च के भारत पहुंचने से हजारों साल पहले पिपली इंटरनेशनल मार्केट पर राज करती थी। जी हाँ, रोमन एम्पायर। भारत से इसका भारी मात्रा में रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका तक निर्यात किया जाता था। ये केवल एक दवा नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारत का एक बेहद कीमती और महंगा व्यापारिक मसाला था। इसकी यही भारी ऐतिहासिक और आर्थिक वैल्यू इसे किसी भी कुल के लिए एक बेहद सम्मानित और शक्तिशाली।
अब यहाँ पर हमारे इंसानी समाज के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। दक्षिण कोसल और मध्य भारत के जंगलों में टोटेमिक कुल व्यवस्था चलती थी। ये एक ऐसा प्राचीन सिस्टम था जहाँ जनजातीय समाज अपनी पहचान सीधे प्रकृति से लेते थे। उन्होंने अपने कुलों के नाम पेड़ों जैसे साल या महुआ, जानवरों जैसे नाग और पिपली जैसे अहम औषधीय पौधों के नाम पर रखे। उन घने जंगलों के बीच रहने वाले समुदायों के लिए प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी रक्षक थी और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी थी। तो अब देखिए कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। ये भाषाई विकास का एक बहुत ही तार्किक और साफ सफर है। शुरुआत होती है संस्कृत के शब्द मरिच से, जो पिपली के लिए इस्तेमाल होता था। समय के साथ प्राकृत और आम बोलचाल में ये शब्द मिर्च बन गया। फिर मध्य भारत की स्थानीय बोलियों में आते आते ये मिर्चा के रूप में ढल गया और अंत में आज के आधुनिक उपनाम मिर्झा तक पहुंच गया। भाषाओं का इस तरह से बदलना हमारी लोक भाषाओं में बेहद आम और स्वाभाविक है और यही इस गोत्र के नामकरण की पूरी गुत्थी को सुलझा देता है। अगर हम इन साक्ष्यों को एक निष्पक्ष और अकादमिक नजरिए से तौलें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास भाषाई विकास, टोटेमिक गोत्र परंपरा, दक्षिण कोसल का क्षेत्रीय संदर्भ और आयुर्वेदिक महत्व, ये सभी प्रमाण बेहद मजबूत स्थिति में हैं। हाँ, हमें खुले तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए कि मिर्चा गोत्र पिपली से ही बना है। ऐसा लिखा हुआ कोई पत्थर या प्रत्यक्ष शिलालेख हमारे पास नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ग्रामीण भारत के गोत्रों का इतिहास शायद ही कभी पत्थरों पर लिखा जाता है। वो तो पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में जिंदा रहता है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो इतिहासकार इन ग्रामीण कुलों की जड़ों को कैसे वेरीफाई करते हैं। इसके लिए वे कुछ खास सांस्कृतिक पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। वे देखते हैं कि क्या इन समूहों का कुल देवता एक ही है, जैसे इस मामले में दूल्हा देव। क्या इनकी कुल देवी एक है, जैसे काली या चंडी। वे टोटेमिक नामकरण और सख्त गोत्र विवाह नियमों को बारीकी से परखते हैं। जब ये सभी संकेत एक दिशा में इशारा करते हैं तो वंशावली की पक्की पुष्टि होती है और मिर्चा गोत्र इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। चलिए, अब जब हमने मिर्चा गोत्र के रहस्य को गहराई से समझ लिया है तो अपनी इस चर्चा को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मिर्चा गोत्र जिस बड़े समाज का हिस्सा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? यानी ये जो व्यापक मेहर समाज की पहचान है, ये आखिर कहाँ से आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का ध्यान खींचा है और इसके कई दिलचस्प पहलू हैं जो हमें जानने चाहिए। इस पहचान को लेकर अलग अलग थियरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेहर शब्द संस्कृत के मही यानी पृथ्वी या महार यानी महान से निकला है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ऐतिहासिक और भाषाई प्रमाण इसके सपोर्ट में बहुत कमजोर हैं। दूसरा सिद्धांत मराठा शासन से जुड़ा है, जो लगभग 1700 से 1800 ईस्वी के बीच था। इस काल में गांव में सेवा देने वाले समुदायों की भूमिकाओं को फिक्स करके उन्हें एक प्रशासनिक पहचान दी गई। ये सिद्धांत थोड़ा ज्यादा मजबूत है क्योंकि इसी दौरान कई समूहों के नाम रिकॉर्ड्स में फिक्स हुए थे। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? तो सबसे अहम बात ये है कि सबसे मजबूत और साइंटिफिक रूप से बैक्ड सिद्धांत कुछ और ही है। मेहर सिर्फ कोई प्रशासनिक नाम या टैग नहीं है। असल में ये एक बहुकुल पैतृक समूह यानी मल्टी क्लैन एंसेस्ट्रल क्लस्टर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राचीन काल में कई अलग अलग टोटेमिक कुल मौजूद थे और समय के साथ ये कई प्राचीन कुल आपस में जुड़ गए। जब इन अलग अलग कुलों ने मिलकर एक बड़ा संगठित समाज बनाया तो उस पूरे समाज की एकजुट पहचान मेहर के रूप में स्थापित हुई। इस एकीकरण का सबसे ठोस सबूत इन कुलों की साझी धार्मिक संरचना में मिलता है। जरा इन कुलों को देखिए, मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल और खरे। ये सब बिल्कुल अलग अलग टोटेमिक कुल हैं, राइट? लेकिन इन सब में एक बात बहुत गहराई से कॉमन है। ये सभी एक ही कुल देवता दूल्हा देव को पूजते हैं। इनके शादी ब्याह के नियम भी आपस में जुड़े हुए हैं। अलग अलग कुलों का एक ही देवता को साझा करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वे सब मिलकर एक ही व्यापक मेहर समाज के रूप में एकजुट हुए थे। यहाँ एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। अक्सर नामों के एक जैसे साउंड करने की वजह से लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन हमें ये साफ समझना होगा कि छत्तीसगढ़ की जो वंश पहचान मेहर है
वो महाराष्ट्र के महार समाज और मध्य प्रदेश के महाराज समुदाय से पूरी तरह अलग है। नाम सुनने में भले ही मिलते जुलते लगें, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक अलग हिस्ट्री, अलग शुरुआत और अलग सामाजिक ढांचा रहा है। इन्हें एक ही मान लेना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। अब जरा समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश दौर में इस समाज को कैसे देखा गया। एक बाहरी नजरिए से उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। 19th सेंचुरी के सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर से लेकर 1901 की पहली सख्त जनगणना तक और फिर 1916 में रसेल और हीरालाल की मशहूर एथनोग्राफिक रिपोर्ट तक हम साफ देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज प्रशासकों ने भारतीय समाज को अपने हिसाब से कैटेगराइज करना शुरू कर दिया था। अगर हम इन ब्रिटिश दस्तावेजों को डिकोड करें तो पता चलता है कि गजेटियर्स ने इस समुदाय को सिर्फ ग्राम सेवा समूहों के रूप में देखा। उनका पूरा फोकस सिर्फ इनके काम पर था। फिर आई जनगणना या सेंसस, जिसने उस तरल और लचीले सामाजिक ढांचे को उठाकर कठोर प्रशासनिक जाति श्रेणियों में लॉक कर दिया। हालांकि 1916 की रिपोर्ट ने एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस की। इसने बाकायदा रिकॉर्ड किया कि कैसे मध्य भारत में प्राचीन कुल धीरे धीरे जाति की पहचान में बदल रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल शिफ्ट था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। अगर आप उन सरकारी फाइलों में मिर्चा गोत्र को ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज प्रशासकों को गोत्रों या कुल की इन बारीक पहचानों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ बड़े पेशे पर आधारित जातियों को ही रजिस्टर करते थे। और इसीलिए मिर्चा जैसे खास और प्राचीन गोत्रों का असली इतिहास जानने के लिए हमें सिर्फ ब्रिटिश कागजों पर नहीं, बल्कि एंथ्रोपोलॉजी और हमारी मौखिक परंपराओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक रियल गेम चेंजर है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इतिहास का दायरा कितना बड़ा होता है। इस पूरी चर्चा का अगर कोई एक सबसे अहम टेकअवे है तो वो ये पंक्ति है: मेहर समाज की पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन गई हो। ये एक क्रमिक विकास है जिसकी गहरी जड़ें दक्षिण कोसल क्षेत्र के उन प्राचीन कुलों के समूह में हैं। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने प्रकृति से अपना नाम लिया, सदियों तक अपनी परंपराओं को सहेजा और वक्त के साथ मिलकर एक मजबूत और एकजुट कम्युनिटी बनाई। तो आज हमने मिर्चा गोत्र का पिप्पली से वो ऐतिहासिक कनेक्शन समझा और मेहर समाज के बनने की कहानी को भी डिकोड किया। लेकिन क्या ये खोज यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस जटिल और प्राचीन समाज की जड़ों को समय में और भी पीछे उन रहस्यमयी प्राचीन महाकांतार वनकुलों तक ले जाया जा सकता है? ये एक ऐसा ऐतिहासिक पजल है जो और भी कई नई परतों को खोलने का वादा करता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए। ठीक है, चलिए सीधे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के विश्लेषण में गोता लगाते हैं, क्योंकि इतिहास ना सिर्फ सुनी सुनाई पुरानी कहानियों का नाम नहीं है। ये उन पन्नों और दस्तावेजों में भी दर्ज है जो किसी भी समुदाय की असल पहचान तय करते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे मध्य भारत के समुदायों और खास तौर पर मेहर समाज की पहचान सदियों के लंबे सफर में विकसित हुई और सबसे जरूरी बात, वो कागजों पर कैसे दर्ज हुई। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले मराठा काल और ग्राम व्यवस्था, दूसरा ब्रिटिश प्रशासन, तीसरा जनगणना और उनका वर्गीकरण, चौथा कुल से लेकर जाति तक का सफर और आखिर में 1872 का वो ऐतिहासिक भूमि दस्तावेज। ये पूरी रूपरेखा असल में उस ऐतिहासिक सफर को दिखाती है कि कैसे लचीली मौखिक परंपराएं एक कठोर लिखित इतिहास में बदल गईं। अब यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, प्रशासन ने आखिर समाज को वर्गीकृत कैसे किया? जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब पहचान सिर्फ बिना लिखे हुए कुलों और गोत्रों में ही जीवित थी, लेकिन फिर वो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रशासनिक श्रेणियों में कैसे तब्दील हो गई? जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। भाग 1, मराठा काल और ग्राम व्यवस्था का उदय। करीब 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नागपुर के भोंसले राजवंश का आगमन हुआ और यहीं से प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने की एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि इस मराठा शासन के दौरान असल भी प्रशासनिक बदलाव हुए क्या क्या। पहली बार बाकायदा जमीन को नापने का काम शुरू हुआ।
टैक्स के सिस्टम बने, गांव में लोगों की भूमिकाएं दर्ज होने लगीं और जो सामाजिक वर्गीकरण था वो अब स्थिर होने लगा। मतलब गांव अब सिर्फ लोगों के रहने की कोई आम जगह नहीं रह गए थे, वो एक पूरी तरह से संगठित प्रशासनिक इकाई बन गए थे, जहां हर इंसान का काम, चाहे वो किसान हो, सेवा देने वाला हो या फिर पशुपालक, सब कुछ एकदम तय हो गया था। भाग 2, ब्रिटिश प्रशासन और लिखित पहचान। औपनिवेशिक काल में कदम रखते हुए यह देखना दिलचस्प है कि अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से भूमि, जनसंख्या और समाज का वर्गीकरण करना था। और ये बात औपनिवेशिक काल के इन 3 प्रमुख स्रोतों से बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होती है। देखिए, 19वीं और 20वीं सदी के सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर्स ने गांव की सेवा भूमिकाओं और क्षेत्रीय जनसांख्यिकी को दर्ज किया। फिर 1901, 1911 और 1931 की भारत की जनगणना ने प्रशासनिक जाति वर्गीकरण को एक ठोस रूप दिया। और 1916 की ट्राइब्स एंड कास्ट वाली किताब ने तो कुलों के जाति में बदलने के इस पूरे बदलाव को ही सामने रख दिया। भाग 3, जनगणना और पेशागत वर्गीकरण। यहां ब्रिटिश प्रशासन ने जाति को सीधे सीधे एक आधिकारिक श्रेणी में बदल दिया, जो कुल या गोत्र पर नहीं बल्कि पूरी तरह से पेशे पर आधारित थी। गजेटियर्स में ग्राम सेवा समूहों के लिए कुछ बेहद खास काम तय किए गए थे, जैसे मरे हुए जानवरों को हटाना, ढोल बनाना, चमड़े का काम, गांव में मुनादी करना या सूचना देना और सामुदायिक मेहनत मजदूरी करना। ये सारे के सारे काम एक पेशा आधारित वर्गीकरण की नींव रख रहे थे। और बिल्कुल इसी आधार पर मेहर समुदाय जैसे समूहों को ऐतिहासिक दस्तावेजों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, रीजनल वेरिएंट, यानी क्षेत्रीय भिन्नता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही जाति के नाम का अलग अलग जिलों में एकदम अलग इतिहास और उत्पत्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ का मेहर समुदाय महाराष्ट्र के महार समुदाय से बिल्कुल अलग है। ये बात साफ दिखाती है कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफी जटिल है। भाग 4, कुल से जाति तक का सफर। ये प्राचीन कुल पहचान से आधुनिक प्रशासनिक लेबलों तक का एक बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव था। यहाँ पहले और बाद का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पूर्व औपनिवेशिक पहचान पूरी तरह से कुल या गोत्र, सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं और कुल देवताओं पर टिकी थी। लेकिन दूसरी तरफ औपनिवेशिक पहचान जाति की श्रेणी, लिखित सरकारी रिकॉर्ड और इंसान के पेशे पर निर्भर हो गई। जो मौखिक परंपराएं सदियों से सीना दर सीना चली आ रही थीं, वो अचानक लिखित औपनिवेशिक समाजशास्त्र के भारी भरकम पन्नों के नीचे दबने लगी। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो है 1916 की एथनोग्राफिक किताब में रॉबर्ट वेन रसेल का ये कथन। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि कई जाति के नाम मूल रूप से व्यावसायिक जातियां बनने से पहले जनजातियों या कुलों के रूप में शुरू हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक सच है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये बदलाव असल में 4 कदम का सफर था। सबसे पहले कुल की पहचान, फिर उस समूह को गांव में खास भूमिका सौंपना, तीसरा कदम था प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना और अंत में उसे एक आधिकारिक जाति वर्गीकरण का ठप्पा दे देना। इसी प्रशासनिक तर्क ने समाज के इन स्थायी नामों को गढ़ा। लेकिन रुकिए, इस पूरी कागजी उथल-पुथल के बीच एक चीज बिल्कुल अपनी जगह पर अडिग रही। इन नई लिखित श्रेणियों के बावजूद बिना लिखी गई वंशावली परंपराएं कभी नहीं बदलीं। दूल्हा देव जैसे कुल देवताओं और काली या चंडी जैसी शक्तियों की पूजा बिल्कुल उसी तरह चलती रही। प्रशासन ने भले ही फाइलों में पेशे दर्ज कर लिए हों, लेकिन कुलों की वो गहरी वैवाहिक और आध्यात्मिक जड़ें पूरी तरह से स्वतंत्र और जीवित रहीं। भाग 5, 1872 का दस्तावेज। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से पर पहुंच गए हैं। एक ऐसा ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य जो कागज पर दर्ज है और जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस 1872 के दस्तावेज की अहमियत समझने के लिए इसे इस बड़ी ऐतिहासिक समय रेखा में रखकर देखते हैं। शुरुआत होती है 18वीं सदी के मराठा शासन से, फिर आता है 1872 जब रायपुर भूमि सनद जारी हुई। इसके बाद 1901 में पहली बड़ी जनगणना हुई और फिर 1916 में रसेल और हीरा लाल का वो प्रसिद्ध अध्ययन। साफ है कि 1872 का दस्तावेज हमारे लिखित इतिहास में कितनी शुरुआती और मजबूत जगह रखता है। 1872 ये सिर्फ 4 अंकों की कोई साधारण संख्या नहीं है। भूमि बंदोबस्त की ये सनद हमें 150 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्कुल पक्का ऐतिहासिक प्रमाण देती है।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि समाज का इतिहास सिर्फ लोक कथाओं में हवा में नहीं तैर रहा, बल्कि वो सरकारी फाइलों में भी उतनी ही मजबूती से दर्ज है। इस 1872 की सनद की बारीकियां जानना बेहद जरूरी है। ये 28 अक्टूबर 1872 को जारी की गई। 1868 के अधिनियम 7 के तहत इसे अधिकार मिला और रायपुर के कलेक्टर ने इसे निष्पादित किया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस दस्तावेज ने कोई नया अधिकार आसमान से लाकर नहीं दिया, बल्कि इसने उस जमीन पर पूर्वजों की जो पहले से मौजूद लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक उपस्थिति थी, बस उसी की कानूनी पुष्टि की, उनके निजी संपत्ति के अधिकारों पर एक सरकारी मुहर लगाई। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देता है। इतिहास अब कागज पर लिखा जा चुका है, प्रशासनिक मोहरें लग चुकी हैं, लेकिन हमारी सच्ची प्राचीन पहचान का कितना हिस्सा अभी भी उन बिना लिखी हुई परंपराओं में कहीं छुपा हुआ है। लिखित दस्तावेज हमें सिर्फ एक खाका, एक फ्रेम देते हैं, लेकिन असली कहानी, असली गहराई तो हमेशा उन कुलों और मान्यताओं में धड़कती है जो कागज की हदों से परे सदियों से जिंदा हैं। इसी रोमांचक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, पहचान का विकास 1947 से लेकर आज के आधुनिक दौर तक। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी पहचान हमारी पारंपरिक जड़ों से निकलकर सरकारी दस्तावेजों की वास्तविकता में बदल गई। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नामों के बदलने का इतिहास नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के स्वरूप के बदलने की कहानी है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो समाज की स्मृति में छुपा होता है। बिल्कुल सही बात है ना? इतिहास सिर्फ पन्नों पर छपी स्याही नहीं है। कई बार असली इतिहास हमारे समाज की यादों में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और यहाँ तक कि हमारे नामों में छिपकर जिंदा रहता है। आज हम इसी छुपी हुई याद को खंगालेंगे। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? पहला, 1947 और हमारी नई पहचान। दूसरा, हमारे उपनाम यानी सरनेम कैसे और क्यों बने। तीसरा, मिर्चा से मिर्झा तक का सफर। चौथा, मिर्जा और मिर्झा के बीच का भ्रम। और अंत में मेहर, महार और मेहतर समुदायों का ऐतिहासिक सच। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 1947 और नई पहचान, एक संवैधानिक बदलाव। 1947 हम सब जानते हैं कि ये राजनीतिक आजादी का साल था, लेकिन ये सामाजिक नजरिए से भी एक बिल्कुल नया सवेरा था। अंग्रेजों के जमाने में डिप्रेस्ड क्लासेस जैसा एक शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन 1947 के बाद हम शेड्यूल कास्ट्स यानी अनुसूचित जाति की वैधानिक और सम्मानजनक पहचान तक पहुंचे। ये कोई छोटा मोटा शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये समानता और अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक गहरा बदलाव था। समाज को देखने के तरीके में एक वैधानिक सम्मान जोड़ा गया। और ये सब मुमकिन हुआ हमारे संविधान की वजह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं ने जो संविधान बनाया, वो महज एक कानून की किताब नहीं थी, वो एक वादा था, समानता का वादा, समानता का अधिकार, भेदभाव पर पूरी तरह से रोक, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाएं, इन सब ने समाज को एक नई दिशा दी। और सबसे कमाल की बात क्या रही? समुदायों ने अपनी पुरानी परंपराओं जैसे कुल देवता की पूजा को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें सहेजते हुए आधुनिक शिक्षा और विकास को गले लगाया। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन तालमेल है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, उपनाम कैसे और क्यों बने, कागजी पहचान की जरूरत क्यों पड़ी। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि प्राचीन काल में उपनाम क्यों नहीं होते थे। सोचिए जरा, दरअसल उस समय किसी की भी पहचान बहुत ही लचीली हुआ करती थी। लोग अपने कुल, अपने गोत्र, अपने गांव या फिर बस अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, जैसे राम जो घासी नाम के बेटे हैं, या फिर किसी खास गांव के रहने वाले। किसी भी स्थायी फिक्स पारिवारिक नाम या सरनेम की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? खैर, इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश काल में, उनके जमीन और टैक्स के रिकॉर्ड से। अंग्रेजी प्रशासन को लगा कि भाई हर इंसान की एक परमानेंट स्थायी पहचान होनी चाहिए। इसी जरूरत के चलते जो गोत्र सदियों से सिर्फ मौखिक रूप से बोलचाल में चले आ रहे थे, उन्हें आधिकारिक सरकारी कागजों पर लिख दिया गया। और इस तरह हमारी वो पुरानी लचीली पहचान उन औपनिवेशिक कागजों पर हमेशा हमेशा के लिए उपनाम के रूप में फिक्स हो गई।
हमारा तीसरा विषय है मिर्चा से मिर्झा तक, एक उपनाम का भाषाई विकास। ये क्रमिक विकास सच में हैरान करने वाला है। भाषा समय के साथ कैसे बदलती है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, शुरुआत हुई शब्द मरिच से, फिर पीढ़ियां बीती और ये मिर्च में बदल गया। बोलचाल की भाषा में आते आते ये मिर्चा बन गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इसे देवनागरी और अंग्रेजी के सरकारी कागजों में दर्ज किया गया। वहां मिर्चा का उच्चारण और उसकी स्पेलिंग स्थायी रूप से मिर्जा बन गई। मतलब बोलचाल के एक शब्द का सरकारी प्रशासन के कागजों तक पहुंचते पहुंचते पूरा रूप ही बदल गया। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक ही जड़ से समय के साथ कई अलग अलग शाखाएं कैसे निकल आती हैं। मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल और खरे, आज ये सभी एकदम अलग अलग नाम बन चुके हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की परतों को थोड़ा पीछे हटाकर देखें तो पता चलता है कि इन सब की जड़ दरअसल एक ही है। ये हमें दिखाता है कि कैसे समाज के फैलने और अलग अलग जगहों पर बसने से नामों में इतनी विविधता आ जाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मिर्जा और मिर्झा का भ्रम और कुछ ऐतिहासिक तथ्य। कई बार हम बस आवाज या उच्चारण की समानता देखकर दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण के लिए एक तरफ शब्द है मिर्जा, जो कि मूल रूप से एक फारसी शब्द है और एक शाही उपाधि को दर्शाता है, और दूसरी तरफ है मिर्झा, जो पूरी तरह से एक स्थानीय गोत्र आधारित नाम है। भले ये दोनों सुनने में आपको बिल्कुल एक जैसे लगे, लेकिन अगर आप इनकी भाषाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को देखेंगे तो वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, कोई समानता नहीं है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, मेहर, महार और मेहतर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को सुलझाना। आखिर इन नामों के बीच भ्रम की असली वजह क्या थी? इसका जवाब है ब्रिटिश जनगणना और उनके एथनोग्राफिक सर्वे। उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। विदेशी अधिकारियों को हमारी स्थानीय भाषाओं, गोत्रों और उपसमूहों की कोई गहरी समझ नहीं थी। उन्होंने अपने सीमित ज्ञान के हिसाब से रिकॉर्ड बना डाले। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से अलग अलग सांस्कृतिक पहचान वाले समूह सरकारी कागजों पर एक साथ जोड़ दिए गए। लेकिन अगर हम आज उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा को ध्यान से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ का मेहर समुदाय अपनी स्थानीय गोत्र व्यवस्था और ग्राम देवता की परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। वहीं महार समुदाय मुख्य रूप से महाराष्ट्र से आता है, जिन पर मराठी संस्कृति का प्रभाव है और जिनका एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है। जी हाँ, ये डॉक्टर अंबेडकर का समुदाय है। और फिर है मेहतर, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में है। इनकी पहचान ऐतिहासिक तौर पर शहरों में दी जाने वाली सेवाओं और पेशे से जुड़ी रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक इतिहास एक दूसरे से एकदम अलग है। स्रोत सामग्री से हमें जो सबसे संतुलित और तथ्य आधारित निष्कर्ष मिलता है वो ये है कि ये तीनों नाम सुनने में भले ही समान लग सकते हैं, लेकिन इतिहास में इनकी यात्राएं बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई हैं। देखिए, ऐतिहासिक समानताएं मान लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हम विस्तार से डेटा देखते हैं तो वो हमें हर समुदाय के अपने अनूठे और अलग सफर का सम्मान करना सिखाता है। तो अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे हमारी पहचान कागजों पर दर्ज हुई, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज हमारी पहचान उन औपनिवेशिक कागजों की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। आज की आधुनिक पहचान शिक्षा से जुड़ी है। ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों से तय होती है और हमारे आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। हमारी जड़ें भले ही इतिहास में हैं, लेकिन हमारी नजरें अब पूरी तरह से भविष्य की ओर हैं। और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास तो हमें ये बता देता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा हमें आगे कहाँ ले जाएगी? सरकारी रिकॉर्ड और उपनाम तो समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन जो चीज हमेशा स्थिर रहती है वो है हमारी आगे बढ़ने और तरक्की करने की इच्छा। इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको अपनी और समाज की पहचान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। आज हम एक ऐसी बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी भौगोलिक जगह की नहीं, बल्कि सीधे हमारे अतीत और हमारी अंतरात्मा की यात्रा है। अक्सर हम अपना इतिहास कहाँ ढूंढते हैं? किताबों के पन्नों पर या पुरानी इमारतों में, है ना? लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर थोड़ा अलग है।
ये पूरी तरह से आत्मचिंतन पर आधारित है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी असली जड़ें कहाँ हैं और हमारी पैतृक पहचान की पूरी कहानी क्या है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और पूछिए खुद से, क्या आज हम जो भी हैं वो सिर्फ एक जाति का टैग है? वक्त के साथ हमारी पहचान को न जाने कितने नाम दिए गए, कभी कुल, कभी समाज, तो कभी जाति। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या आज के समाज द्वारा दिए गए ये नए लेबल वाकई उस गहरी ऐतिहासिक विरासत को समेट पाते हैं जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रही है? शायद नहीं। तो आइए सबसे पहले पहचान की असली जड़ों को समझते हैं कि आखिर हमारी वास्तविकता क्या है। देखिए, हमारी पहचान की ना एक बिल्कुल ही अलग और नई परिभाषा है। हमारी जड़ें किसी आधुनिक सामाजिक श्रेणी या सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। असल में ये एक वंश परंपरा है, एक जिंदा सांस लेती हुई वंशावली। ये उन टोटेमिक परंपराओं से जुड़ी हैं जिन्होंने कभी हमें प्रकृति से जोड़ा था। ये हमारे कुल देवताओं से जुड़ी हैं और उन प्राचीन यादों से बनी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुकी हैं। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा इतिहास है। यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है, क्या हम वाकई अपना गोत्र जानते हैं? क्या हमें मालूम है कि हमारे कुल देवता कौन हैं और वे कहां से आए? या फिर क्या हम अपने नाम का असली अर्थ समझते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है, तो मानना पड़ेगा कि खुद को जानने की हमारी ये यात्रा अभी काफी अधूरी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आइए इस ऐतिहासिक सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ये यात्रा वंश से शुरू होकर एक समाज तक कैसे पहुंची। हमारे विकास की कहानी शुरू होती है उन प्राचीन जंगलों से, जब कोई जाति नहीं हुआ करती थी। तब सिर्फ कुल थे और हमारी सीधी पहचान पेड़ों और प्रकृति से थी। फिर आता है दूसरा चरण, जब इन कुलों ने जंगलों से निकलकर शुरुआती गांवों में बसना शुरू किया। तीसरे चरण में यही गांव एक संगठित समाज में बदल गए और अलग अलग सामाजिक संरचनाएं बनी। और आखिर में आया ब्रिटिश काल, जब इस पूरी यात्रा को कागजों पर एक लिखित इतिहास का रूप मिला। तो ये सिर्फ समय का पहिया नहीं घुमा है, ये हमारे पूरे अस्तित्व का विकास है। अब इस विकास के दौरान एक और दिलचस्प पहलू रहा, और वो है हमारी जीवित परंपराएं और हमारे कुल देवता। सोचिए जरा, सदियां बीत गईं, सरकारें और शासन बदल गए, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। आज भी हमारे घरों में पूरे आदर के साथ त्रिशूल स्थापित किया जाता है। दूल्हा देव, माता काली और चंडी जैसे कुल देवताओं और कुल देवियों की पूजा आज भी उसी सम्मान के साथ होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा गोत्र आज भी सुरक्षित है। ये सब सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये उस प्राचीन इतिहास का जीता जागता रूप है जिसे हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े जतन से सहेज कर रखा है। इसी के साथ एक सफर और भी रहा है, नाम का सफर, जिसे हम मरिच से मिर्जा तक की यात्रा कह सकते हैं। ये भाषाई सफर एकदम हमारे ऐतिहासिक विकास की धड़कन की तरह है। शुरुआत होती है मरिच शब्द से, फिर वक्त के साथ ये बदलकर मिर्च हो जाता है। कुछ और समय बीतता है तो ये मिर्चा का रूप ले लेता है और आखिर में आज हम इसे मिर्झा के रूप में जानते हैं। खास बात यह है कि ये कोई आम ध्वनि परिवर्तन नहीं है। इसका हर एक चरण हमारी वंशावली की एक पीढ़ी, एक युग और उनके संघर्षों और यात्राओं का सबूत है। और हाँ, जब ये विकास क्रम आगे बढ़ रहा था ना, तो लिखित इतिहास ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स में जब हमारा ये इतिहास कागजों पर दर्ज हुआ, तो इसने हमारी पहचान को हमेशा के लिए ठोस बना दिया। इन दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया कि इस जमीन, इन गांवों और इस मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता कितना अटूट और प्राचीन है। पर यहाँ थोड़ा ठहरना होगा, क्योंकि आज के दौर में हम आधुनिकता और पहचान के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक बड़ा आधुनिक खतरा खड़ा है। हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात, हम अपना गोत्र तक भूलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारी पैतृक जड़ें, वो जड़ें जो हमें गांव से, कुल देवता की पूजा से और हमारी ऐतिहासिक यादों से जोड़कर रखती हैं। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ आधुनिकता की इस चकाचौंध में खो गए और अपने जड़ों को भुला बैठे, तो हमारी वो पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना लंबा सफर तय किया था। तो सवाल यह है कि इस आधुनिक युग में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें सिर्फ अपना नाम नहीं बचाना है, 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर हाल में सहेजना है। हमारा गोत्र, हमारी अनमोल परंपरा, हमारे कुल देवता और इन सब से बढ़कर हमारे इतिहास की वो स्मृति जो हमें बताती है कि हम आखिर हैं कौन। यही तो हमारे वजूद की असली नींव है।
और यही नींव हमें इस नतीजे पर लाती है कि आखिर हमारा इतिहास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे है। आज के दौर में सही मायनों में आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़ दें। एक मजबूत और संतुलित आधुनिक पहचान तभी बनती है जब हम अपनी प्राचीन जड़ों को आज के समकालीन ज्ञान के साथ मिलाते हैं। जो समाज अपनी जड़ों को अच्छी तरह जानता है, वही भविष्य की तरफ पूरी मजबूती से कदम बढ़ा सकता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी ताकत हमारी संख्या में है या इसमें है कि हम कितने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये जो तथाकथित ताकत है ना, जो भीड़ या आधुनिकता में दिखती है, ये बहुत अस्थायी होती है। हमारी असली ताकत छुपी है हमारी साझा परंपराओं में, हमारे आपसी जुड़ाव यानी हमारी एकता में, और हमारे इतिहास की उस अटूट स्मृति में। यही वो चीज है जो किसी भी मुश्किल हालात में हमें डट के खड़े रहने का हौसला देती है। इसीलिए हमारा एक बेहद स्पष्ट और जरूरी कर्तव्य बनता है, एक ऐसी श्रृंखला जिसे हमें किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। इसमें 3 कदम है। पहला, हमें अपने बुजुर्गों के पास बैठना होगा और उनसे अपना इतिहास सीखना होगा। दूसरा, जो कुछ भी हमने सीखा है वही अपने बच्चों को सिखाना होगा। और तीसरा, इस गौरवशाली इतिहास और परंपरा को आने वाले कल के लिए आगे बढ़ाना होगा। सच कहूं तो यही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पता है, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निचोड़ एक छोटी सी लाइन में छिपा है। अगर हम अपने इतिहास को जान गए तो हम खुद को जान जाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये खुद की पहचान करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम दुनिया भर में कितनी भी खोज क्यों न कर लें, हमारा असली परिचय हमें अपने इतिहास के पन्नों और पूर्वजों की यादों में ही मिलने वाला है। तो आखिर में इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, ये इतिहास सिर्फ जानने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। वो जंगल, वो गांव, हमारे कुलदेवता, हमारा गोत्र और वो ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सब आज भी हमारे भीतर धड़क रहे हैं। अगर हम आज इसी वक्त अपनी उन जड़ों को पूरी तरह से पहचान लें और उन्हें अपनी ताकत बना लें, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आइए अपनी जड़ों को जानें और खुद को पहचानें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे भी होंगे। मैंने जितना पॉसिबल हो सका ये वीडियो बनाया है, जिसमें मिर्ज़ा परिवार और मेहर समाज से रिलेटेड आपको मैंने जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रोमांचक लगा होगा, ऑथेंटिक रूप से सही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।